नमस्ते। स्टैंडर्ड 12 आप सभी इकोनॉमिक्स की फाइनल जैक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये सारे क्वेश्चंस एक बार ज़रूर रिवाइज कर लें। क्वेश्चन नंबर 1, अंग्रेजी का शब्द मैक्रो ग्रीक भाषा के किस शब्द मैक्रोज से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? मैक्रोज शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है व्यापक, ब्रॉड। नंबर 2, समष्टि अर्थशास्त्र के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? विच इज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे विशेषताएं दी हुई है तो हम लोग एक एक करके सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे और डिसाइड करेंगे कि कौन विशेषताएं हैं कौन नहीं है। ऑप्शन ए है, समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, सामान्य कीमत स्तर आदि का अध्ययन किया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीड नेशनल इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल एक्सेट्रा किया जाता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संबंध में अध्ययन करता है और व्यष्टि जो है वो व्यक्तिगत अध्ययन करता है। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित नीतियों का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल, संपूर्ण अर्थव्यवस्था आ गया, जहाँ पे होल इकोनॉमी आ गया, इंटायर इकोनॉमी आ गया, तो फिर ये समष्टि का पार्ट है। समष्टि आर्थिक चर समष्टि अर्थशास्त्र विषय सामग्री के महत्वपूर्ण भाग होते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल कहा गया है या समष्टि आर्थिक चर कहा गया है, तो ये भी समष्टि अर्थशास्त्र का ही भाग है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नंबर 3, समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कौन सा अध्ययन विषय सम्मिलित है? विच सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो की बात हो रही है, डैट मीन्स ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संबंध में है। आय एवं रोजगार का सिद्धांत, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ये हम लोगों ने मैक्रोज में ही पढ़ा है। सामान्य कीमत स्तर, ये भी मैक्रो का पार्ट है। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन हम लोग पढ़ते हैं तो होल इकोनॉमी से रिलेटेड पढ़ते हैं, तो ये मैक्रो का ही पार्ट है। ट्रेड साइकिल, ये पूरी इकोनॉमी का ट्रेड साइकिल है, व्यापार चक्र है। तो इसमें जो 3 ऑप्शन है तीनों मैक्रो का पार्ट है, इसीलिए यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। 4th नंबर, व्यापक अर्थशास्त्र के निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगिता है, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूटिलिटी। फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, ये है। इकोनॉमिक ग्रोथ भी है, इंटरनेशनल कंपैरिजन भी है। देन करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द एबव। 5th नंबर, समष्टि अर्थशास्त्र के निम्नलिखित में से कौन सी सीमाएं हैं? सीमाएं दैट मीन्स लिमिटेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। नंबर 1, कलेक्टिव इकोनॉमिक पैराडॉक्स, सामूहिक अर्थशास्त्र विरोधाभास, मतलब जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं सबने एक दूसरे को विरोध किया है और अपना नया नया अच्छे से उस डेफिनेशन को और अच्छे से मॉडलाइज करके बताते हैं। सेकेंड है व्यक्तिगत इकाइयों की अवहेलना, समष्टि मतलब मैक्रो का पार्ट है, तो इन्होंने इंडिविजुअल को इग्नोर किया है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी बोथ। 6 नंबर है, समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? नेशनल इनकम पढ़ते हैं, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, ये सब हम लोग माइक्रो में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी किस चीज़ का अध्ययन करता है? तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड इसका अध्ययन करता है। बाकी जो कुछ है वो सब हमने अपने माइक्रो के पार्ट में पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 8, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। सामान्य कीमत स्तर, जनरल प्राइस लेवल, हम लोग मैक्रो में पढ़ते हैं। रोजगार सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है मैक्रो में। पूंजी के स्टॉक में वृद्धि कहलाती है इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। पूंजी ह्रास मतलब कैपिटल लॉस, यहाँ इंक्रीज की बात हो रही है तो लॉस तो नहीं हो सकता। पूंजी लाभ, कैपिटल प्रॉफिट, मतलब जब हम लोग कुछ प्रोडक्शन कर लेते हैं तब जाके जो प्रॉफिट होता है वो हमारा इन्वेस्टमेंट के बाद का जो पार्ट है वो प्रॉफिट हुआ, तो स्टॉक बढ़ाना प्रॉफिट नहीं हुआ। कैपिटल फॉर्मेशन, हम लोग और नया पूंजी निर्माण कर रहे हैं, तो इंक्रीज इन स्टॉक जहाँ रहेगा तो वो कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाएगा। 11 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टॉक। स्टॉक मतलब क्या है? जो हमारे पास एक लिमिट में है, जिसको हम लोग एज ए पॉइंट ऑफ टाइम बता सकते हैं। सेविंग क्या है? वो चेंज होता है टाइम के साथ। एक्सपोर्ट है, वो भी कंटिन्यूअस प्रोसेस है। प्रॉफिट भी कंटिन्यूअस है। लेकिन जो हमारी संपत्ति है, जो हमारी प्रॉपर्टी है, वेल्थ है, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम में हम लोग एग्जैक्टली डिफाइन कर सकते हैं। सो इट इज़ अ स्टॉक। नेक्स्ट, समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है, सेम क्वेश्चन, तो फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट का अध्ययन करता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो कि नेशनल इनकम से रिलेटेड है, तो इसको भी हम लोग मैक्रो में इंक्लूड करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। 13, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? विच इज़ द फॉलोइंग
इज स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग नेशनल इनकम भी पढ़ते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी पढ़ते हैं, टोटल प्रोडक्शन भी पढ़ते हैं। टोटल आ गया डैट मीन्स ये पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड है, फुल आ गया तो भी ये पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड है। 14 मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीड क्या पढ़ता है, इंडिविजुअल यूनिट एंड एग्रीगेट बोथ। इंडिविजुअल से रिलेट करके हम लोग एग्रीगेट को पढ़ते हैं, केवल एग्रीगेट को पढ़ते हैं, इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स यूनिट्स को पढ़ते हैं या मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी को करते हैं, सॉरी बर्निंग प्रॉब्लम्स को पढ़ते हैं। तो मैक्रो में हम लोग स्टडी करते हैं इंडिविजुअल यूनिट की और एग्रीगेट की, दोनों की। 15 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन स्टॉक। स्टॉक में क्या क्या आएगा, क्वांटिटी ऑफ मनी, मनी कितना है, एक्चुअल में कितना है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इकोनॉमी में मनी कितनी है। वेल्थ, अपने पास प्रॉपर्टी धन कितना है, और क्वांटिटी ऑफ वीट स्टोर्ड इन वेयर हाउस, गोदाम में कितना गेहूँ रखा गया, ये सब स्टॉक है, ये सब एक पॉइंट ऑफ टाइम में डिफाइन किया जा सकता है। 6 नंबर चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है। वास्तविक प्रवाह शामिल है, मौद्रिक प्रवाह शामिल है, बोथ ए एंड बी। जब हम लोग चक्रीय प्रवाह या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 टाइप का फ्लो देखा, रियल फ्लो और मॉनेटरी फ्लो। रियल फ्लो में क्या हो रहा है, एक साइड जब हम लोग बात करते हैं 2 कंपोनेंट्स की, तो हाउस होल्ड और फर्म होते हैं। हाउस होल्ड जब फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो बदले में फर्म उनको फैक्टर पेमेंट देता है, तो यहाँ जब मनी इंक्लूड हो जाता है तो ये मनी फ्लो का पार्ट बन जाता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हाउस होल्ड जब फर्म के पास अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो बदले में फर्म उसको गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करता है, तो यहाँ मनी इंक्लूड नहीं है, तो फिर ये रियल फ्लो बन जाता है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में रियल फ्लो, मनी फ्लो दोनों इंक्लूडेड है। सो द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। 17 स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है। फिर से यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्टॉक, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड सो वी स्किप इट नाउ। 18 नंबर प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फ्लो। फ्लो क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये डिफाइन नहीं किया जा सकता एग्जैक्टली, ठीक है, ये कंटिन्यू चलता रहता है, कंजप्शन कंटिन्यू चलता रहता है, इन्वेस्टमेंट भी चलता है, इनकम भी चलता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल। विच वन इज इंक्लूडेड इन 3 सेक्टर मॉडल। जब हम लोग 2 सेक्टर मॉडल की बात करते हैं तो यहाँ पे हाउस होल्ड और फर्म होता है, 3 सेक्टर में इनके साथ साथ यहाँ पे गवर्नमेंट इंक्लूड हो जाती है। तो 3 सेक्टर मॉडल, फैमिली भी है, फर्म भी है, गवर्नमेंट भी है। हाउस होल्ड को यहाँ फैमिली लिखा गया है तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट 20 नंबर प्राथमिकता क्षेत्र, प्रियोरिटी सेक्टर में क्या क्या सम्मिलित होता है। प्रियोरिटी सेक्टर का मतलब हो गया जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब प्राइमरी कह सकते हैं हम लोग। एग्रीकल्चर होता है, रिटेल ट्रेडिंग होता है और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होते हैं। उसके बाद जो बिग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होते हैं वो सब सेकेंडरी के पार्ट हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा शामिल होता है। संचार, कम्युनिकेशन, माइनिंग प्राइमरी है, कंस्ट्रक्शन सेकेंडरी है, और एनिमल हस्बेंड्री ये भी प्राइमरी है, लेकिन कम्युनिकेशन टर्शरी सेक्टर का है, तृतीय क्षेत्र का है। जस्ट अ मिनट, आई एम सॉरी, प्राथमिकता क्षेत्र दैट मीन्स हियर प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर यहाँ पे होगा और इसका आंसर होगा कृषि। तो इसे थोड़ा सुधार लीजिएगा, यहाँ पे आंसर है आपका कृषि, इनमें से सभी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। द्वितीय क्षेत्र में कौन सी सेवाएं सम्मिलित है। द्वितीय क्षेत्र, द्वितीयक में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। इंश्योरेंस की बात करें तो ये टर्सरी सेक्टर है, बैंकिंग भी टर्सरी है, ट्रेड भी टर्सरी है। तो जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पे विनियोग द्वितीयक का पार्ट है। अब यहाँ ध्यान से समझेंगे, एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के सभी उत्पादकों में जितनी भी अंतिम वस्तु व सेवाओं का उत्पादन होता है जिसमें मूल्यह्रास भी शामिल है, उनकी बाजार कीमत के योग को क्या कहा जाता है।
यार बाज़ार कीमत लिखा हुआ है यहाँ, तो इसमें समझ लीजिए बाज़ार कीमत दैट मीन्स मार्केट प्राइस। स्टार्टिंग में लिखा हुआ है द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तो मार्केट प्राइस मतलब ये MP पर होगा। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने में समझ में आ जाएगा कि MP किस में है, तो GDP एट MP है, तो ऑप्शन GDP एट MP होगा। और फिर क्या है, घरेलू सीमा के अंदर दैट मीन्स डोमेस्टिक, घरेलू सीमा डोमेस्टिक टेरिटरी, तो D होना चाहिए। तो देखिए D कहाँ है। उसके बाद इन अ कंट्री, इन ऑफ ए कंट्री मतलब ये कंट्री के अंदर की बात हो रही है, तो डोमेस्टिक हो गया। और मार्केट प्राइस पे प्रोडक्ट है, तो MP होना चाहिए, D होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको किस में मिल रही हैं, ऑप्शन नंबर A में, GDP एट MP। तो यहाँ पे आपको आंसर छांटना में बहुत इजी हो जाएगा कि हम लोग मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पे के बेस पे करेक्ट ऑप्शन चुन लें। GNP एट MP क्या है, GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, ग्रॉस नेशनल क्या है, जिसमें कि हमें अब्रॉड का इनकम मिल रहा है, ठीक है, विदेशों की आय प्राप्त हो रही है। और मार्केट प्राइस क्या है, जो हमें टैक्स के साथ मिला हुआ है। तो जब हम लोग इसको बनाएंगे तो हमें क्या देखना है कि जहाँ पे NFIA इंक्लूड है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूड है, क्योंकि ये नेशनल की बात कर रहा है। तो आपको GNP में भी दिख रहा है, NNP में भी दिख रहा है नेशनल, लेकिन सॉरी GNP में नेशनल दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सब्सिडी है, अनुदान को इंक्लूड किया गया है। और यहाँ हमें क्या चाहिए, GDP एट MP में हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देते हैं, तो हम लोग पहुँच जाते हैं GNP एट MP में। D को N में बदलने के लिए हम लोग NFIA जोड़ते हैं। तो ये इस तरह से हम लोग इसको देखेंगे कि हम लोग इसमें क्या जोड़ेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो पहले में हम लोग देख पाएंगे कि हम लोग GNP एट MP पे पहुँच गए। 25 NNP एट MP क्या है, तो GNP एट MP में हम लोग G से N में क्रॉस नेट में जाने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि तब हम लोग NNP एट MP में पहुंच जाएंगे। 26 नंबर, राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है, विच वन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है कि जितना भी इनकम है थ्रू इनकम मेथड से जितना भी इनकम है, इकोनॉमी में इनकम अचीव हो रहा है, उन सारे को जोड़ते हैं तो नेशनल इनकम मिलता है। रेंट, वेज, सैलरी और इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, इन सभी को जोड़ेंगे तब हम लोग नेशनल इनकम पे पहुँचते हैं। 27, एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित रहता है, विच सेक्टर इज इंक्लूडेड इन इकोनॉमी। तो अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर हैं, तीनों सम्मिलित रहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर D। द्वितीयक क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सी सेवाएं सम्मिलित है, द्वितीयक मतलब मैन्युफैक्चरिंग, तो B। विच वन इज कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में क्या क्या इंक्लूड होता है, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, ऐसा लाभ जो कि बांटा नहीं गया, तो वो भी लाभ में रह गया। निगम लाभ कर, लाभ ऐड है तो ये भी लाभ है। लाभांश, लाभ का अंश, इसमें भी लाभ है तो ये भी लाभ है। सब प्रॉफिट का ही पार्ट है, इसलिए उपयुक्त सभी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता। सकल मतलब ग्रॉस, राष्ट्रीय मतलब नेशनल, उत्पाद प्रोडक्ट मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता। तो हम लोग जो सेकेंड हैंड रहता है, जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड हो जाएगा, परचेज एंड सेल ऑफ ओल्ड कमोडिटीज़ को हम लोग सम्मिलित नहीं करते, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में सम्मिलित नहीं किया जाता। और इंटरमीडिएट गुड्स को भी नहीं किया जाता, किसे किया जाता है, फाइनल गुड्स को। तो यहाँ पे हो जाएगा A एंड B बोथ। किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय और रोजगार का संतुलन कहाँ होता है, तो जहाँ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाता है। किन्स का रोजगार सिद्धांत किस पर निर्भर है, इफेक्टिव डिमांड। आई थिंक यहाँ केवल हिंदी लिखा हुआ है, शायद मैंने इसको इंग्लिश करना मिस कर दिया, लेकिन आप इसको समझते जाइए, मैं दोनों लैंग्वेज में बताती चलूँगी। किन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर निर्भर है, प्रभावपूर्ण मांग दैट इज़ इफेक्टिव डिमांड। किन्स जब अपनी एम्प्लॉयमेंट थ्योरी देते हैं तो वो इफेक्टिव डिमांड की बात करते हैं। नेक्स्ट, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, किसने कहा, हु सेड सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ऐसा J.B. सेमिल ने कहा था। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, हु हैज़ रिटन दिस बुक इज रिटन बाय J.M. किन्स। किन्सियन विचारधारा के निम्नलिखित में से कौन है, किन्सियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारक कौन है,
ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, इसको समझ लीजिएगा ध्यान से। किन्स जो अपनी थ्योरी बताते हैं उसमें वो दो चीज़ के बारे में बात करते हैं, एडी और एएस, एग्रीगेट और डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो जो किन्स का व्यू होगा उसके अंतर्गत इनकम को बैलेंस बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एडी इज इक्वल टू एएस। तो यहाँ पे ए एंड बी बोथ ऑप्शन आर करेक्ट। 36 किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार को संतुलित स्तर में कहाँ स्थापित किया जाएगा। सेम क्वेश्चन को घुमा घुमा के दिया जा रहा है, तो ये क्वेश्चन किसी भी टाइप से आएगा तो आपको ध्यान में रखना है जहाँ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाएगा। किन्स का सिद्धांत का संबंध किससे है, इन सारे ऑप्शन में से किन्स का सिद्धांत किससे रिलेटेड है। तो एमपीसी की बात भी करते हैं किन्स, उपभोग प्रवृत्ति, बचत प्रवृत्ति, एमपीएस की भी बात करते हैं और इफेक्टिव डिमांड की बात तो करते ही हैं। तो ऑप्शन ए है इफेक्टिव डिमांड, बी है एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और सी है बचत प्रवृत्ति से एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो किन्स इन सब की बात करते हैं, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा डी। आय एवं उत्पादन के संतुलन स्तर पर सामूहिक मांग में वृद्धि होने पर निम्नलिखित में किसमें वृद्धि होगी। अब यहाँ क्या है, इनकम और प्रोडक्शन जो इक्वल हो जाएगा, बैलेंस में हो जाएगा। एक तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड बढ़ा तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा मतलब बी तो सही है, फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा मतलब ये भी सही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, तो सी भी सही है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। किन्स का गुणक सिद्धांत निम्नलिखित में किसके बीच संबंध स्थापित करता है। किन्स का जो गुणक मल्टीप्लायर थ्योरी है वो किसके बीच, मल्टीप्लायर, किन्स क्या कहते हैं, के इज द फंक्शन ऑफ, वो बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम। जब इकोनॉमी में कोई नया इन्वेस्टमेंट होता है तो उससे इकोनॉमी में न्यू इनकम जनरेट होती है, ये उनका मल्टीप्लायर थ्योरी है। मल्टीप्लायर में उन्होंने क्या बताया है कि कितना नया इन्वेस्टमेंट होगा तो उससे कितना मल्टीप्लाई इनकम जनरेट हो जाएगा, इसकी बात करते हैं कि इन अपनी मल्टीप्लायर थ्योरी में। तो यहाँ पे रिलेशन किसका मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट और इनकम का। तो पहला ऑप्शन निवेश और आय के बीच संबंध। क्वेश्चन नंबर 40, गुणक को निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। किन्स ने गुणक को के से डिटरमाइन किया है और ये बताता है इन्वेस्टमेंट और इनकम के बीच का रिलेशन। तो इन्वेस्टमेंट को आई से डिनोट करते हैं और इनकम को वाई से। तो किन्स के अनुसार वाई इज द फंक्शन ऑफ आई, वाई पे आई का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा के इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। 41, किन्स के गुणक को निम्नलिखित में से कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। एमपीसी भी करता है और एमपीएस भी करता है, इसीलिए बोथ ए एंड बी। एमपीसी का मान क्या है, एमपीसी का मान 0 से ज़्यादा और 1 से कम होता है, 0 और 1 के बीच में होता है एमपीसी। हमेशा एमपीसी 0 से ज़्यादा और 1 से कम होगा। अस्फीतिक मतलब कि डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन का अपोजिट। अगर इन्फ्लेशन आएगा तो क्यों आएगा, जब डिमांड बढ़ेगी। तो उसका उल्टा डिफ्लेशन आएगा, क्यों आएगा, जब डिमांड घटेगी। तो ध्यान रखिए, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। महंगाई कब होता है, डिमांड बढ़ जाता है, लोगों के पास ज़्यादा प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, लोग ज़्यादा पैसा आ जाता है मार्केट में, लोग ज़्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं। तो जस्ट उल्टा सिचुएशन होगा, जब ये सब कुछ कम हो जाएगा तो डिमांड में कमी आ जाती है, तो डिफ्लेशन होता है। नेक्स्ट, मुद्रा का कार्य है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मनी। मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है मनी, मेजर ऑफ वैल्यू भी है, स्टोर ऑफ वैल्यू भी है। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। व्हाट इज सेंट्रल ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है सेंट्रल बैंक, मैं इसे सुधार दूँ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट है 46, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 1935 में हुई थी। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत कौन सी कठिनाइयां हैं, विच वन इज डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम। पहला तो है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस होता था, ऐसा दो लोगों को ढूंढना बड़ा मुश्किल होता था जिनको एक के पास वो चीज़ अवेलेबल है जो दूसरे को चाहिए और दूसरा को वो देने के लिए भी तैयार हो,
और बदले में उसके पास वो चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए जो पहले को चाहिए और वो देने के तैयार हो। तो ऐसा कोइंसिडेंस मिलना बहुत टफ था। वस्तु विभाजन में कठिनाई, किसी को एक गाय के बदले में सब्जी लेना है तो फिर वो उसको कैसे बांटेगा, उसको डिवाइड कैसे करेगा, ये प्रॉब्लम होती थी। तीसरा है लैक ऑफ जेंडर एक्सेप्टेबल मेजर ऑफ वैल्यू, किसी चीज़ का मेजर कैसे करें, वो वैल्यू की प्रॉब्लम होती थी। तो ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव, ये सही होगा। किसने कहा था व्हाट इज मनी इज व्हाट मनी डज, हार्टले विदर्स ने कहा था। विच वन इज द नॉट द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी, इसमें से मनी का फंक्शन क्या नहीं है। तो जब हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ मनी तो उसमें हम लोगों ने मीडियम ऑफ एक्सचेंज पढ़ा, इसका तो मेन फंक्शन प्राइमरी फंक्शन है, स्टोर ऑफ वैल्यू भी प्राइमरी फंक्शन है, और ये यूनिट ऑफ अकाउंट भी है। तो प्राइस को स्टेबल करना मनी का फंक्शन नहीं है, मनी प्राइस स्टेबल नहीं कर सकता। नेक्स्ट है कमर्शियल बैंक क्या करते हैं। कमर्शियल बैंक करेंसी नोट इशू करते हैं, नहीं, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। ग्राहकों की जमा स्वीकार करते हैं, बिल्कुल करते हैं, तो बी ऑप्शन होगा। ग्राहकों को ऋण देते हैं, प्रोवाइड लोन टू कस्टमर्स, बिल्कुल करते हैं, तो यहाँ पे बी और सी दो करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। शाख मुद्रा का विस्तार होता है जब नगद कोष अनुपात, क्रेडिट मनी इंक्रीज, ध्यान दीजिए, जब CRR कम होगा तो क्रेडिट मनी बढ़ेगी, या CRR बढ़ेगा तो क्रेडिट मनी बढ़ेगी। CRR क्या है पहले ध्यान से समझेंगे, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो किसके पास, सेंट्रल बैंक के पास। जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास अपना पैसा कुछ रिजर्व रखती है वो CRR होता है। तो अगर CRR घटेगा डैट मीन्स कमर्शियल बैंक अपना पैसा सेंट्रल बैंक के पास कम रखना शुरू कर देगी। तो जब वो सेंट्रल बैंक के पास कम रिजर्व रखेगी तो उनके पास ज़्यादा पैसा बचेगा, और जब उनके पास ज़्यादा पैसा बचेगा तो वो ज़्यादा लोन दे पाएंगे। तब यहाँ पे क्या कहना है, शाख मुद्रा का विस्तार होता है, मतलब शाख मुद्रा बढ़ेगा जब CRR घटेगा। CRR कम होगा तो कमर्शियल बैंक के पास अधिक पैसे होंगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे पाएंगे। तो CRR कम होने पे क्रेडिट बढ़ेगा और CRR बढ़ने पे क्रेडिट घटेगा। 53 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। व्हाट इज ट्रू फॉर द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक के संबंध में। सर्वोच्च बैंक है, यस इट इज़ द अपेक्स बॉडी। ऑनरशिप होती है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट का बैंक होता है, बिल्कुल होता है। एंटायर बैंकिंग सिस्टम को रन कराता है, बिल्कुल कराता है, देन करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट 54 नंबर, मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है। हु रेगुलेट्स मनी सप्लाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वाणिज्यिक बैंक, लेकिन इन सबसे ऊपर प्लानिंग कमीशन डिसाइड करती है कि मनी कितना होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग रिजर्व बैंक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परमिशन से न्यू नोट इशू किए जाते हैं, फिर वो कमर्शियल बैंक के पास दिए जाते हैं और वो लोन के थ्रू इकोनॉमी में पहुंच जाते हैं। 55 भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है। इन इंडिया 1 रुपी नोट इज इशूड बाय, 1 रुपी नोट और कॉइन को भी इसमें इंक्लूड कर लीजिए, ये दोनों इशू करने का काम होता है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का वित्त विभाग। व्यवसायिक बैंक क्या करते हैं, जमा स्वीकार करते हैं, लोन भी देते हैं, लॉकर की सुविधा भी देते हैं, देन ऑल ऑफ दीज। भारत में व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ, 1969 में। किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं, बैंक से पैसे निकालने की कौन कौन सी विधि है। विड्रॉल फॉर्म, एक छोटा फॉर्म मिलता है जिसको भर के हम लोग अपना पैसा विड्रॉ करते हैं। चेक बुक मिलता है जिसमें चेक को भर के हम लोग अपना पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। ATM कार्ड्स मिलते हैं जिससे कि हम लोग ATM मशीन में अपने पैसे विड्रॉ कर लेते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। व्हाट इज़ डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स क्या है, वो जिस पे लगाया गया उसी पर्सन को उसका बर्डन सहना पड़ता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स आयकर, इनकम टैक्स, जिस पे लगाया जाता है वो खुद उसको पे करता है, उसका बर्डन भी उसी के ऊपर होता है। क्वेश्चन नंबर 60, बजट के संगठक निम्नलिखित में से कौन है। कंपोनेंट्स हम लोग पढ़े हैं ना, बजट के 2 कंपोनेंट्स हैं, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, तो A and B बोथ। 61 प्रत्यक्ष कर वह है जो उसी मनुष्य द्वारा दिया जाता है जिस पर कानूनी तौर पे लगाया गया है। ऐसा किसने कहा, हु सेड अ डायरेक्ट टैक्स इज रियली पेड बाय द पर्सन ऑन हुम इट इज लीगली इम्पोज्ड, ऐसा कहा डाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सही है, विच वन इज करेक्ट। फिस्कल डेफिसिट इज डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट, बिल्कुल नहीं। जो राजकोषीय घाटा होता है व्यय और प्राप्ति का अंतर तो नहीं होता। दूसरा है
कुल प्राप्ति और ब्याज भुगतान का अंतर प्राथमिक घाटा है? बिल्कुल नहीं। प्राथमिक घाटा क्या होता है? हम लोग उसमें बोरोविंग को माइनस करते हैं। राजकोषीय घाटा प्राथमिक घाटे और ब्याज भुगतान का योग होता है? बिल्कुल होता है। जितना राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट वो है जो कि प्राइमरी डेफिसिट है, जिसमें हम लोग बोरोविंग को माइनस कर दिए, उसके बाद जितना हम लोगों ने इंटरेस्ट पेमेंट किया उसको जोड़ देते हैं तो हमें मिलता है फिस्कल डेफिसिट। क्वेश्चन नंबर 63, कौन सा राजस्व प्राप्ति नहीं है? राजस्व प्राप्ति क्या हुआ? हम लोगों ने दो प्रकार की प्राप्ति पढ़ी थी, राजस्व और पूंजीगत। पूंजीगत क्या होता है? जिससे गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ घटती है और एसेट बढ़ता है। राजस्व जिससे कि लाइबिलिटीज़ और एसेट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या कह सकते हैं जस्ट उल्टा, ऐसा गवर्नमेंट का अर्निंग प्राप्ति रिसिप्ट जिससे गवर्नमेंट का कोई एसेट नहीं बढ़ता। ठीक है, तो यहाँ पे ऋणों की वसूली आती है तो गवर्नमेंट का कोई एसेट नहीं बढ़ता और कोई भी उनकी लाइबिलिटी नहीं घटती है, तो ये ऐसी प्राप्ति को हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष करों का जोड़ा है? मतलब दो कर होना चाहिए, दोनों प्रत्यक्ष होना चाहिए। पहला है सेवा कर और आयकर। यहाँ आयकर तो है और सर्विस टैक्स भी है। सर्विस टैक्स कौन देगा? जो एक्चुअल में वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। एक्साइज ड्यूटी तो हो गया अप्रत्यक्ष कर, वेल्थ टैक्स एंड इनकम टैक्स ये भी हो गया अप्रत्यक्ष कर। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक करों का जोड़ा है? सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। विच वन इज़ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डायरेक्ट टैक्स? इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर देते हैं, ये थोड़ा मिस्टेक लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे। कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? आयकर तो प्रत्यक्ष कर है, संपत्ति कर, उत्पादन शुल्क, उपहार कर। संपत्ति कर भी अप्रत्यक्ष कर है, जिसकी संपत्ति है वो अगर उसे बेच रहा है तो वो अपना कर भी वसूल लेता है, तो इसका भी बर्डन उस पर नहीं पड़ा। उत्पादन शुल्क पूरी तरह से अप्रत्यक्ष कर है। ये क्या होता है? हम लोगों ने देखा ना, हम लोग पढ़े हैं कि जहाँ पे हम लोग या फिर कोई प्रोड्यूसर जो भी प्रोडक्शन करता है तो वो उसके प्राइस में उसका टैक्स को इंक्लूड कर लेता है। तो पहले तो टैक्स खुद पे करता है, लेकिन बाद में उसका बर्डन वो उसको खरीदने वाले पे डाल देता है। तो उत्पाद शुल्क या एक्साइज ड्यूटी यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स है। इन एन अनबैलेंस बजट, और संतुलित बजट में क्या होता है? आय व्यय से अधिक होता है। बिल्कुल होता है। आय की अपेक्षा व्यय अधिक होता है। अप्रत्यक्ष कर, इनकम ज़्यादा हुआ और इनकम इज़ ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कम हुआ, डैट मीन्स ये क्या है? ये अधिशेष है। यहाँ पे इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है। दूसरा है आय व्यय से अधिक होता है, सॉरी आय की अपेक्षा व्यय अधिक होता है। ये क्या हो रहा है? यहाँ पे इनकम कम है और एक्सपेंसेस ज़्यादा है। घाटा ऋण नोट छापकर पूरा किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन ब और अ करेक्ट होगा। ब और अ सही होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ही असंतुलित होते हैं और अगर दोनों बराबर हैं, आय और व्यय बराबर है तो वो संतुलित होगा। तो इन दोनों में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आय और व्यय से अधिक है या फिर व्यय आय से अधिक है। और घाटा कैसे पूरा किया जाता है? ये असंतुलित बजट का पार्ट नहीं है, उसको पूरा करने के लिए ये सारे तरीके यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है बजट। बजट क्या है? सरकार के आय व्यय का ब्यौरा होता है। ब्यौरा सरकार की आर्थिक नीति का दस्तावेज होता है। बिल्कुल होता है। सरकार के नए कार्यक्रमों का विवरण भी होता है। तो इनमें से सभी बजट में हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? रेवेन्यू डेफिसिट होता है, फिस्कल डेफिसिट भी हो सकता है, प्राइमरी डेफिसिट भी हो सकता है, कोई भी डेफिसिट हो सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का पूंजीगत व्यय है? पूंजीगत व्यय मतलब सरकार
व्यय, आय हम लोगों ने पढ़ा जो आता है, व्यय जो सरकार खर्चा करती है। खर्चा भी दो प्रकार से करती है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय सरकार का वो व्यय है जिससे सरकार की कोई लायबिलिटी नहीं घटती, कोई एसेट नहीं बढ़ता, और एसेट और लायबिलिटी पे प्रभाव पड़ा तो वो होता है सरकार का पूंजीगत व्यय। तो पूंजीगत व्यय सरकार का क्या होगा? ब्याज का भुगतान। सरकार ने कोई लोन लिया है पहले और उसके बदले जो इंटरेस्ट दे रही है। अगला है भारत का वित्तीय वर्ष। भारत का वित्तीय वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक चलता है। अगला है बजट प्राप्तियों के संगठक निम्नलिखित में से कौन है? राजस्व भी है, पूंजीगत भी है, तो बोथ ए एंड बी। सरकार के कर व राजस्व के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? कर राजस्व मतलब सरकार को जो पैसे कर के रूप में मिलते हैं, उसमें इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है और एक्साइज ड्यूटी है, तो सब तो टैक्स है, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। व्यापार क्षेत्र में कौन सी मदें सम्मिलित होती हैं? दृश्य मदें, अदृश्य मदें, पूंजी अंतरण। व्यापार क्षेत्र की बात हो रही है, मतलब ये ट्रेड साइकिल है, तो यहाँ पे हम लोग केवल दृश्य मध्य, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वही सारे गुड्स प्रोडक्ट जो फिजिकल दिख सकते हैं उनका ही केवल आयात निर्यात को शामिल करते हैं। भुगतान से इसका घटक चालू खाता, पूंजी खाता दोनों होता है। पूंजी खाते के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? सरकारी सौदे, निजी सौदे, विदेशी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सभी को शामिल किया जाता है पूंजी के अंतर्गत। चालू खाते के लिए दृश्य, पर्यटकों का खर्च, दृश्य मतलब केवल दृश्य मदों का आयात निर्यात। पर्यटक जब खर्च करते हैं तो वो भी सामान गुड्स खरीदते हैं, दृश्य चीज़ों को ही खरीदते हैं, इसीलिए इसमें इनमें से सभी। भुगतान से इसके संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा खाते सम्मिलित होते हैं? चालू पूंजी दोनों होते हैं। भुगतान संतुलन की निम्नलिखित में से क्या विशेषताएं हैं? ये एक रिकॉर्ड होता है, एक फिक्स टाइम के लिए मेंटेन होता है और ये बहुत व्यापक पैमाने पर होता है, तो इनमें से सभी। अदृश्य मदों के अंतर्गत बैंकिंग, शिपिंग, कम्युनिकेशन, सब ये सारे कुछ क्या है? ये सब कुछ सर्विसेज हैं, ये विजिबल नहीं है, ये इनविजिबल चीज़ें हैं, तो ये सब अदृश्य में सम्मिलित हुआ है। भुगतान संतुलन में कौन सा दृश्य मद है? मशीन, बिल्कुल देखा जा सकता है, विजिबल है, क्लोथ, सीमेंट, इन सब का एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारा ये विजिबल आइटम्स है। व्यापार संतुलन का क्या अर्थ होता है? व्यापार संतुलन का अर्थ होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है कैपिटल ट्रांजेक्शन, जो हम लोग पूंजी का ट्रांजेक्शन करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, और जितना क्रेडिट और डेबिट हम लोग मेंटेन करते हैं वो सब ट्रेड बैलेंस का पार्ट होता है, इसलिए आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। भुगतान संतुलन में असमानता का क्या कारण है? प्राकृतिक, राजनीतिक, आर्थिक सब होते हैं। विनिमय दर के निम्नलिखित में से कौन से रूप हैं? स्थिर भी है, लोचपूर्ण भी। हम लोगों ने पढ़ा है ना फिक्स एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फिक्स में हमने पढ़ा गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, ब्रिटेन वुड सिस्टम। फ्लेक्सिबल में पढ़े हैं हम लोग कि कैसे डिमांड और सप्लाई के थ्रू एक्सचेंज रेट फिक्स किया जाता है, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी बोथ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें एक एक करके सारे कथन को चेक करेंगे। पहला, स्थिर विनिमय दर का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, सही है। दूसरा, लोचपूर्ण विनिमय दर का निर्धारण बाजार शक्तियों या विदेशी मुद्रा की मांग पूर्ति के आधार पे होता है, बिल्कुल होता है, ये भी सही है, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट है, स्थिर विनिमय दर में निम्नलिखित में से कौन से रूप है? विच वन इज द काइंड ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट? विनिमय दर की स्वर्णमान प्रणाली है, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम तो हम लोगों ने पढ़ा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में, और ब्रिटेन वुड्स भी है, तो ये दोनों सही है, ए एंड बी बोथ। 86 है, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है, कैसे होता है? विदेशी विनिमय दर सरकार द्वारा, सौदेकारी, विश्व बैंक। अब यहाँ पे क्या है? अभी के बारे में पूछा गया, एट प्रेजेंट, भले लिखा हुआ नहीं है लेकिन यहाँ पे एट प्रेजेंट पूछा गया है। अभी के समय में क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई फोर्स के द्वारा, मांग और पूर्ति के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन, भुगतान से इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी मदें सम्मिलित होती है? विच आइटम्स आर इंक्लूडेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट? तो
विजिबल भी है, इनविजिबल भी है और कैपिटल ट्रांसफ़र भी है। जब बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात की जाए तो इसमें विजिबल, इनविजिबल एंड कैपिटल ट्रांसफ़र तीनों होगा। लेकिन जब बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात किया जाए तो इसमें केवल विजिबल आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है, दृश्य मदों को इंक्लूड किया जाता है। ये ध्यान रखेंगे इन दोनों का अंतर। तो इन सभी क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो बस मैक्रो का सारा ऑब्जेक्टिव इसमें आ जाएगा। देन ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।